तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो हमने पढ़ा था कि कौन सा दिवस मनाया गया था, कल पराक्रम दिवस। और ये 23 जनवरी 2021 को पहली बार बनाया गया था। तो उसके बदले में पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक अलग दिवस बनाया है। उन्होंने पराक्रम दिवस की जगह उनकी जयंती को कौन से दिवस के रूप में याद किया है, तो वो है देश नायक दिवस। ठीक है, तो कौन सा है वो, लोक नायक दिवस या फिर देश नायक दिवस। ठीक है, दोनों ही नाम इसे दिए जा रहे हैं। तो ये वह दिवस है जो आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो हर साल आती है, हम हर साल मनाते भी हैं, बट इस साल इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है उनकी 125वीं जयंती है इस बार। उनका जो जन्म दिवस है वो 125वां जन्म दिवस है। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट रीज़न ये हो गया, किसी भी बड़ी घटना की, किसी भी बड़े नेता की, किसी भी महान सेलिब्रिटी की अगर 75वीं, 100वीं, 125वीं, 150वीं ऐसे कोई जयंती आती है इन वर्षों में, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार इन मतलब ऐसी जयंती को ज़्यादा सेलिब्रेट करती है ताकि हम उनको ज़्यादा याद रख पाएँ, है ना। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज हम कर रहे हैं तैयारी। तो ठीक है, तैयारी में अगर इस चीज़ों की, जैसे 75वीं हो गई है ना, 150वीं हो गई, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार नेताजी की 125वीं थी जयंती, तो हमें नेताजी के बारे में डिटेल रूप से याद होना चाहिए। मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि आने वाली जो भी एग्जाम इस साल में होंगी नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में, अगर हमारे स्वाधीनता संग्राम में से कोई क्वेश्चन बनता है तो सुभाष चंद्र बोस में से ही क्वेश्चन बनेगा इस बार, क्योंकि उनकी जयंती महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, उनके जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, कौन कौन सी पार्टी की उन्होंने स्थापना करी थी, क्या इन्होंने योगदान दिया था स्वतंत्रता में, कब ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एक बार वीडियो देखने के बाद में आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िएगा ज़रूर और उनके नोट्स बना के अलग से रख लीजिएगा। या फिर ऐसा करते हैं, चलो मैं ही आपको एक लेक्चर लाऊंगी अलग से और आपको नेताजी के बारे में पढ़ा दूंगी। आज संडे भी है, मैं थोड़ी सी फ्री भी हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि आज ही ये वीडियो ले आऊँ। बट उस वीडियो को आप देखिएगा। 125वीं जयंती थी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा नेताजी के बारे में, इस साल के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसकी भी इस बार 100वीं जयंती बनाई गई है 2020 में। 100 वर्ष हो गए थे ना उसके, तो इसलिए वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वो भी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। जैसा मैंने वादा किया है, मैं ज़रूर नेताजी के बारे में एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगी 10-15 मिनट का, जिसमें आपको नेताजी की सारी लाइफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट घटनाएं जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में करी थी और हमारे लिए क्या वो करके गए हैं, वो सब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कंपेरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, नई पुस्तक आई है। ये है हमारे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, प्लस ये कौन है, एक महान एडवोकेट भी है, प्रोफेसर मनु सिंघवी, प्लस ये एक कोई बड़ी कंपनी है, उनके मालिक है प्रोफेसर खगेश गौतम। इसलिए दोनों की ये बुक है, मतलब आज के पेपर में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में अगर कोई एग्जाम हो तो उसमें पूछ ली जाए। तो द लॉ ऑफ इमरजेंसी, इसमें ये लिखा है कि इमरजेंसी जब हमारे देश में आपातकाल लगता है तो उस टाइम पे किस किस तरह की शक्तियां गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। कंपेरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, मतलब आपातकाल की जगह सामान्य स्थिति होती है, उस समय क्या परिस्थिति रहती है और आपातकाल के समय क्या परिस्थिति रहती है ना, उनमें क्या अंतर रहता है। तो वैसा ही कुछ बातें इस पुस्तक में इन्होंने बताई हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल ऑलरेडी स्थापित हैं। वो कौन से? झुंझुनू में है और चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन तीसरे की घोषणा हुई है, वह कहाँ? अलवर में। और अलवर का भी स्थान याद रखिएगा दोस्तों, मालाखेड़ा तहसील, हल्दीना गाँव। ठीक है, मालाखेड़ा तहसील, हल्दीना गांव, ये मतलब अलवर की जगह है जहाँ पे हमारा तीसरा डिफेंस स्कूल स्थापित किया जाएगा, सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। सॉरी, डिफेंस नहीं, सैनिक। डिफेंस स्कूल तो दोस्तों रलावता में किया गया है, हमारे सीकर में, सीकर के रलावता गांव में अपना पहला राजस्थान का पहला डिफेंस स्कूल खोला गया है, सीकर के रलावता में। ठीक है,
गीता मित्तल कौन है दोस्तों? गीता मित्तल का नाम आज आया है, वो BCCI नहीं, क्रिकेट वाला नहीं, BCCC का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। मतलब ब्रॉडकास्टिंग वाला किससे कि न्यूज़ और ये OTT रिलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो इनके लिए अगर कोई कंप्लेन होती है उससे रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म होता है जो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है गीता मित्तल को। और ये गीता मित्तल दोस्तों चीफ जस्टिस रही हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। ठीक है, अब परमाणु फुटबॉल क्या होता है? अब जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे तब से थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो परमाणु लॉन्च कोड बनाने वाला ब्रीफ केस होता है दोस्तों, लॉन्च कोड बनाने वाला नहीं, जिसमें लॉन्च कोड होता है वह एक ब्रीफ केस मतलब एक सूटकेस होता है, जिसे परमाणु फुटबॉल कहते हैं, जो हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रहता है। हमने सुना है ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपने साथ एक ऐसा ब्रीफ केस रहता है जिसमें अमेरिका के पास जो परमाणु बॉम्ब है उसका कोड होता है और वो उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, जो भी इस पद पे होता है, तो उसे बोलते हैं परमाणु फुटबॉल। और अमेरिकी राष्ट्रपति इसका कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे यह उनके लिए मतलब अधिकृत है, मतलब वो खुद फैसला कर सकते हैं। आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, नागासाकी और हिरोशिमा पर 8 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बम जरूर गिराए गए थे, वो अलग बात है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं इसका इस्तेमाल कभी हो भी नहीं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस है दोस्तों, आज 24 जनवरी है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। एक और इम्पोर्टेंट डे है, बालिका दिवस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब आता है? चलो वो आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, इतना तो आपको पता ही होगा, सबको पता होता है अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब है, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मैंने पढ़ा दिया है 24 जनवरी को, मतलब आज है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा कब होता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो शिक्षा की जहाँ बात चली है तो हम देख लेते हैं शिक्षा कौन सी सूची का विषय है। यह है समवर्ती सूची का विषय। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हमें दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो क्या होता है, तो केंद्र की बात ही मानी जाएगी। तो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का विषय है। और जो हमारी कृषि अभी चल रही है विवादों में, ठीक है, तो कृषि कौन सी सूची का विषय है वो आप, चलो मैं ही बता देती हूँ। कृषि अभी राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इस बात पे विवाद हो रहा है कि जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो केंद्र ने इस पे कानून क्यों बनाया। जो नए 3 बिल लाए गए हैं ना, तो उस पे एक विरोध ये भी है कि ये संवैधानिक नहीं है ये कानून। क्यों? क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र को इन पे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र अपना जो सफाई है वो इस तरह से दे रही है कि हम इसमें सिर्फ कृषि की बात ही नहीं कर रहे, इसमें कृषि के साथ साथ व्यापार की बात भी कर रहे हैं, और व्यापार जो आता है वो समवर्ती सूची में आ जाता है। तो आपसी बातों में थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, थीम दोस्तों कई बार थीम पूछ लेते हैं किसी बड़े जो दिवस होता है उसके, तो थीम दी गई है इसके रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। मतलब कोविड-19 की जो जनरेशन है उसके लिए एजुकेशन को वापस से रिकवर कर पाएँ और रिवाइटल कर पाएँ। रिवाइटल मतलब दोबारा उसको शक्ति दे पाएँ, तो ये इसकी थीम रखी गई है। राइट टू एजुकेशन दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे हमें 2009 में हमारे लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अब मूल अधिकार बना दिया गया है। पहले शिक्षा मूल अधिकार नहीं थी, पहले शिक्षा हमारे मूल कर्तव्यों में आती थी। ठीक है, लेकिन अब शिक्षा को क्या कर दिया गया है, अब शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के हर बालक को यह अनिवार्य है, उसका राइट है, उसका मूल अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे। और मूल अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार रखे गए हैं। तो इनमें अनुच्छेद 21A में, 21 में नहीं, 21 में तो जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, 21 का A भाग बनाया गया और इसमें लिखा गया है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो यह चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये तो मतलब हजारों बार ये क्वेश्चन तो आ ही चुका है एग्जाम में।
ठीक है। एक्ट है राइट टू एजुकेशन 2009 का, और लागू कब हुआ था संपूर्ण देश में? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। और अभी जो दोस्तों लेटेस्ट हमारी शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है वो हुआ है 2019 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ पे लाई गई है, तो वो बहुत विवादों में रही है। और उसके टर्म्स अगर नहीं देखे हों तो मैंने चैनल पे पूरा बड़ा वीडियो बना रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे मैंने वादा किया है कि नेताजी के बारे में अलग से लेक्चर मैं आज लेके आऊँगी, तो कोशिश करूँगी कि वो आज के दिन में ही ले आऊँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।